हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। फटाफट से आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति, एग्जामपुर की इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आइएगा सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर हाइड्रोजन की, एक छोटा सा चैप्टर आप लोगों के लिए, और इसमें हमें डिस्कशन करना है कुछ बेसिक बातों का। ये जो चैप्टर है, ठीक है, हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है इसको। ओके, सो आज मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूंगी, और बोनस जो है आप इसको टॉपिक बोल सकते हैं। इसमें से एक या जो है दो सवाल, एक आधा सवाल जो है आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ना, लेकिन अगर आएगा तो 1 और 2 क्वेश्चंस है ना, 1 और 2 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी लोग आ जाओ, सेशन को कर दो शेयर, लाइक, और अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, और शुरू करते हैं फिर हमारी आज की इस कक्षा को। बात करेंगे किसके बारे में? हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों है इंपॉर्टेंट तो चलो जानते हैं क्यों है इंपॉर्टेंट। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है बच्चा, वो क्या है? वो सबसे ज्यादा सिंपल है। हाइड्रोजन हमारा सबसे ज्यादा सिंपल है। ओके, सबसे छोटा हम इसको बोल सकते हैं। इसके पास जो है सबसे छोटा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है किसका? हाइड्रोजन का। सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन का। ओके, इसके अंदर क्या पाया जाता है? ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और 1 प्रोटॉन पाया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन इसके अंदर मिलता है। ये एकमात्र ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही बराबर होते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है बच्चा? तो इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर इक्वल होता है। ओके, और बातें अगर जाने तो ये किस फॉर्म में पाया जाता है? तो हमें एटमॉस्फेयर में ये डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? H2 का मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये हमें हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में हमारी एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। हमारी एटमॉस्फेयर में ये मिलेगा हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। ठीक है, इसकी बहुत सारी जो है हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चा 1s1। अब सवाल आता है कि मैम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, और क्या कर सकता है? अपने इसको है ना, एक ही शेल है इसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो क्या चाहिए इसको बच्चा? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बच्चा ये क्या कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। 1s1 है ना, तो ये क्या कर सकता है? लूज भी कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन। लूज करके क्या बना लेगा? H+। और क्या कर सकता है? ये गेन कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन बेटा, और 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है, क्या बना लेगा? ये इसके 2 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, H-। और ये क्या कर सकता है? शेयरिंग भी कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन की। शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है। ओके, तो ये तीनों काम कर सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, और 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता है। तीनों तरीके से ये यहां पर क्या कर सकता है बच्चा? बिहेव कर सकता है। अब अगला सवाल आया कि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर लेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि इसको कहां रखा जाए? इसको कहां रखा जाए? तो ये किसके तरीके से बिहेव कर रहा है? अल्कली मेटल्स के तरीके से। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है बच्चा, तो ये अल्कली मेटल्स के जैसा बिहेव कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने का मतलब है अल्कली मेटल्स के जैसा इसका बिहेवियर है। ठीक है, अब हमने इसको सोचा कि क्यों ना हम इसको लिथियम वाली फैमिली में रखें, है ना, लिथियम सोडियम वाली फैमिली में रखें, क्योंकि इसने जो है 1 इलेक्ट्रॉन उनके तरीके से क्या किया? लूज किया, है ना, तो उनके जैसा जो है इसका नेचर होना चाहिए। और ये क्या करता है बच्चा? ऑक्साइड बनाता है, हैलाइड बनाता है, सल्फाइड बनाता है। किसके तरीके से? तो ग्रुप 1 के जैसे। क्या करता है? ग्रुप 1 के तरीके से ही ऑक्साइड भी बनाता है। ओके, हैलाइड भी बनाता है। देखो जैसे आपका Li2O बनता है, ऐसे H2O भी तो बनता है। ठीक है, तो ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड बना लेता है ग्रुप 1 की तरीके से। जैसे आपका NaCl बनता है, ऐसे HCl भी तो बनता है। ठीक है, तो ये सारे काम ये अल्कली मेटल्स के जैसा करता है। लेकिन
इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत हाई होती है। हाइड्रोजन की वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी पाई गई, हाइड्रोजन की पाई गई वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। और बहुत हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से ये मेटल के जैसा बिहेव नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? इट कैन नॉट एग्जिबिट, इट कैन नॉट एग्जिबिट मेटालिक नेचर। क्या नहीं कर सकता? ये मेटल के जैसा बिहेव नहीं कर सकता। एक धातु, अल्कली मेटल्स तो धातु होते हैं, तो एक धातु वाली प्रॉपर्टीज को ये नहीं दिखा सकता, है ना। नॉर्मल कंडीशन पे हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये नहीं दिखाता। तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बच्चा, वो होती है 1312 किलोजूल पर मोल। इतनी आयनाइजेशन एनर्जी इसकी देखने को मिली। ठीक है, जो आपका लिथियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कुछ 520 किलोजूल पर मोल के अराउंड होती है। लेकिन बेटा जो आपके हैलोजन है, जो आपके हैलोजन है वहां पर 1600-1700 के अराउंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखने को मिलती है। तो इसका मतलब इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसके जैसी है? हैलोजन्स के जैसी है। किसके जैसी है बेटा? हैलोजन्स के जैसी आयनाइजेशन एंथैल्पी ये दिखाता है। तो इसीलिए हमने क्या कहा? इसीलिए हमने कहा कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज किसके जैसी है? हैलोजन्स के जैसी है। तो IE वैल्यू इसकी किसके जैसी है? हैलोजन के जैसी है। और हैलोजन के तरीके से ही ये F2Cl2 के तरीके से H2 भी बनाता है, और H2 की फॉर्म में भी क्या करता है बच्चा? एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ओके, क्लियर हो गई बात? जल्दी बोलो। अगर अकरेंस की बात करें, अगर बेटा बात करें कितना पाया जाता है, तो ये 70%, 70% ऑफ यूनिवर्स को ऑक्यूपाई करता है। कौन? हाइड्रोजन। बहुत सारी फॉर्म से पाया जा सकता है, वाटर की फॉर्म में तो टोटल मास का 70% है ना। एटमॉस्फेयर में भी मिलता है ये, ठीक है। वाटर की फॉर्म में पाया जा सकता है, ठीक है। हमारा जो जुपिटर है, सैटर्न है, ठीक है, यहां पर ये जो है ज्यादातर किससे बने हुए हैं? हाइड्रोजन से ही बने हुए हैं। आपका जो जुपिटर है, सैटर्न, ये दोनों ग्रह मोस्टली हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। यहां पर मोस्टली हाइड्रोजन है। 70% ऑफ यूनिवर्स का जो मास है, ठीक है, वो हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई किया है। वाटर की फॉर्म में ये ओशियंस में, ग्लेशियर्स में पाया जाता है, नदियों में, है ना। बहुत सारी हाइड्राइड्स आपको मिलती हैं, बहुत सारी हाइड्राइड्स जो है बच्चा आपको मिलती है। प्लांट और एनिमल टिश्यूज में पाया जाता है, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज में भी मिलता है ये, ठीक है। हमारी अर्थ क्रस्ट का, धरती की सतह का 15.4%, हमारी अर्थ क्रस्ट का 15.4% हिस्सा हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई किया है कंबाइंड फॉर्म में। कैसे बच्चा? कंबाइंड फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट बात आती है तो 70% यूनिवर्स में ये दोनों ग्रह इससे मिलकर बने हैं। प्लांट्स में, टिश्यूज में, वाटर बॉडीज में, हाइड्राइड्स की फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म से पाया जाता है। अर्थ में 15.4% जो है सरफेस जो है, क्रस्ट जो है, उसमें हमारा हाइड्रोजन है। अगली जो बात हमारे पास आती है वो आती है इसके आइसोटोप्स की। तो बेटा इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास आता है 1H1, 2D1 और 3T1, जिसमें आपका जो ये वाला जो आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव होता है, बहुत कम मात्रा में ट्रेसेस में पाया जाता है, ट्रेसेस में पाया जाता है, और बहुत ज्यादा कैसा है? रेडियो एक्टिव है। कैसा है बच्चा? ठीक है, ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है, ठीक है, और बहुत ट्रेसेस में पाया जाता है। इसका T½ होता है 12.33 साल, ठीक है, 12.33 साल इसका जो है अर्धायु है। किसका? ट्रीटियम का। ओके, इसके केस में क्या है? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। इसके केस में क्या है बच्चा? ठीक है, एक प्रोटॉन है, ठीक है, और 0 न्यूट्रॉन है बच्चा। इसके केस में 1 प्रोटॉन,
1 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। इसके केस में 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इनकी क्या होती है, कंपोजिशन होती है तीनों फॉर्म्स की। इस तरीके से तीनों फॉर्म्स की क्या होती है बच्चा, कंपोजिशन होती है। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो इसकी फॉर्म मिलती है वो मिलती है ये वाली, प्रोटियम वाली, ठीक है, प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। इन 3 फॉर्म्स में ये पाया जाता है। जो मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म है, मोस्ट जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म है, तो सबसे ज्यादा प्रोटियम की फॉर्म में पाया जाता है। इस आइसोटॉप की फॉर्म में ये सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है। सबसे ज्यादा कैसे एग्जिस्ट करता है, सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है प्रोटियम की फॉर्म में। बोलो जरा फटाफट से, क्लियर हो गई यहां तक बातें? जल्दी बोलिए बेटा, यहां तक बातें क्लियर हो गई? फटाफट से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलिए। ओके, नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन। कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, विरचन इसका किस तरीके से किया जा सकता है? तो बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, ठीक है, पहला तरीका होता है जिंक को NaOH के साथ ट्रीट करो। मेटल्स को, बहुत सारे मेटल्स जो है NaOH के साथ ट्रीट होकर क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है बच्चा, दूसरा तरीका होता है आपका, जिंक को अगर आप एसिड के साथ भी ट्रीट कर दोगे, Zn को HCl के साथ ट्रीट कर लो, वहां से भी मिल जाएगी हाइड्रोजन, वहां से भी मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। तो इन तरीकों से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हाइड्रोजन को बनाने के, हाइड्रोजन को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस आप कर सकते हैं वाटर का, ठीक है, क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आप करेंगे, उससे भी आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। कोई मुझे बताएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन कैसे बनेगा, कहां पर मिलेगा आपको H+, बताओ कहां पर मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन कहां मिलेगी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट से। इलेक्ट्रोलिसिस में फटाफट से बोलिएगा क्या होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, जल्दी बोलो, जल्दी बताइए। देखो इलेक्ट्रोलिसिस में बच्चा आपके पास क्या है, H+ है और OH- है, H+ है और OH- है ना। वाटर लोगे, एक एसिडिफाइड अगर वाटर लोगे आप, तो क्या होगा बच्चा, H+ प्रेजेंट होगा और OH- प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, ऐसा ही होता है। यहां पर हम हमारा इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो अब आपका H+ कहां जाएगा, H+ जाएगा इधर और OH- जाएगा इधर, ठीक है। इसी तरीके से अपोजिट इलेक्ट्रोड्स को अप्रोच करेगा, इसी तरीके से बच्चा अपोजिट इलेक्ट्रोड्स को अप्रोच करेगा, तो H+ यहां जाकर कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या दे देगा आपको, हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगी कैथोड पर। तो ये एक तरीका है, OH- क्या दे देगा आपको इधर, ऑक्सीजन गैस दे देगा। तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस से आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, H2 को प्रिपेयर कर सकते हैं। बताइए जरा, समझ में आ गई? जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी बोलो फटाफट से, बोलिएगा। स्टीम के साथ अगर ट्रीट किया जाए हाइड्रोकार्बन्स को, हाइड्रोकार्बन्स जो आपके हैं इनको अगर ट्रीट किया जाए किसके साथ, भाप के साथ, स्टीम के साथ, ठीक है। स्टीम के साथ अगर हम इनको ट्रीट करें, हाइड्रोकार्बन्स को स्टीम के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 मिलती है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये जनरल फॉर्मूला है हाइड्रोकार्बन का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो अगर इसको भाप के साथ, स्टीम के साथ आप ट्रीट करते हैं,
आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहां पर मिलती है। ओके, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है बच्चा, इसको कहा जाता है सिंथेसिस गैस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वाटर गैस, सिंथेसिस गैस, इसको कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को। सिन गैस भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सिन गैस के नाम से भी ये जानी जाती है ये मिक्सचर। ओके, तो हाइड्रोकार्बन्स को स्टीम के साथ ट्रीट करके, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पर, कुछ 1270-1300 के अराउंड, इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट, हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर वाटर के साथ ट्रीट कर दे, ठीक है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिल जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर वाटर से ट्रीट करें तो यहां से भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। ये वाटर शिफ्ट रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाटर शिफ्ट रिएक्शन इसको कहते हैं। डाइहाइड्रोजन को, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, हम क्या बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम। ओके, स्टीम के प्रेजेंस में ही, हाई टेम्परेचर पर ही हम क्या बना सकते हैं बच्चा? तो हम यहाँ पर ये बना सकते हैं CO2 प्लस H2 गैस जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको वाटर शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं। इसको वाटर शिफ्ट रिएक्शन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज। क्या होती है? प्रॉपर्टीज आती हैं हाइड्रोजन की। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चा बात करूं, अगर बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, अगर भौतिक गुणों के बारे में बात करूं, भौतिक गुणों के बारे में बात करूं तो बेटा कैसी होती है? कलरलेस होती है। कैसी होती है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, है ना। और कैसी होती है? इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, पानी में नहीं घुलती। ठीक है, ना कोई रंग होता है, ना कोई स्मेल होती है इसकी। और क्या होती है? ये टेस्टलेस होती है, ना कोई टेस्ट होता है। लेकिन ये एक लाइट गैस है। कैसी है? हल्की गैस है, लाइट गैस है। और क्या है? कंबस्टिबल है। क्या है बच्चा? कंबस्टिबल है, ज्वलनशील है, ये जलाई जा सकती है। और कैसे जलती है? पॉप साउंड के साथ। जैसे आपका पटाखा फूटता है, गुब्बारा फूटता है, ऐसी साउंड के साथ ये जलती है। ऐसी साउंड के साथ बच्चे ये क्या करती है? जलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें किसके बारे में? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। अगर हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो बच्चे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपका जो हाइड्रोजन है ऑलमोस्ट एक इनर्ट गैस होती है। ऑलमोस्ट एक इनर्ट गैस है ना। बहुत हाई, वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है HH बॉन्ड की। कोई मुझे बताएगा क्यों? क्यों होती है बेटा HH बॉन्ड की हाई डिसोसिएशन एंथैल्पी? कौन बताएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। HH बॉन्ड की हाई डिसोसिएशन एंथैल्पी क्यों होती है? क्यों HH बॉन्ड की हाई डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है? क्यों जो है HH बॉन्ड जो है आपका उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए? बोलो जल्दी फटाफट से। HH बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए HH बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी? जल्दी बोलो। देखो बेटा, कोई बॉन्ड बना है तो हाई डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है कि वो बॉन्ड स्टेबल है। हाई डिसोसिएशन एनर्जी का क्या मतलब है? हाई डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है कि वो बॉन्ड आपका कैसा है? स्टेबल बॉन्ड है। हाई डिसोसिएशन एनर्जी से हम क्या समझते हैं कि वो एक स्टेबल बॉन्ड है। और स्टेबल बॉन्ड कैसे बना होगा? तो स्टेबल बॉन्ड बना होगा जब बेटर ओवरलैपिंग हुई होगी। स्टेबल बॉन्ड कैसे बना होगा बेटा? तो स्टेबल बॉन्ड बना होगा जब बेटर ओवरलैपिंग हुई होगी। और बेटर ओवरलैपिंग, ठीक है, बेटर ओवरलैपिंग कैसे हुई होगी बच्चा?
तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों में ही 1s का ओवरलैप हुआ होगा। अगर बॉन्ड बना है तो 1s का ओवरलैप हुआ होगा, HH बॉन्ड बना है तो छोटा साइज, n की वैल्यू जितनी छोटी उतना बेटर ओवरलैपिंग जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1s के बीच में जब ओवरलैप हुआ होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बच्चे आपका ज्यादा रहा होगा। 1s ओवरलैप में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बेटा यहाँ पर ज्यादा रहा होगा, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होने की वजह से, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इसीलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है, इसीलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके, बोलो जल्दी फटाफट से, जल्दी बोलो। चलिए अब देखते हैं रिएक्शंस कैसे करता है। अब देखते हैं रिएक्शंस हाइड्रोजन की कैसी होती है। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं हेलोजन्स के साथ। रिएक्शन विद हेलोजन्स, तो H2Cl2 के साथ रिएक्ट करके HCl बनाता है ना। तो आपका H2 किसी भी हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, HX बना देता है। वहां पे X आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स आपकी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा क्या होता है, हाइड्रोजन रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना सकता है, वाटर। क्या बना सकता है बेटा, यहाँ पर वाटर बना सकता है। और जो डेल्टा H है वो -285 किलो जूल के अराउंड होती है इस रिएक्शन की। कितनी होती है, -285 किलो जूल पर मोल। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आपका वाटर भी बना सकता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बच्चा आपका क्या बना सकता है, वाटर भी बना सकता है। अगला, हाइड्रोजन को अगर N2 के साथ कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाती है, H2 को अगर N2 के साथ कंबाइन करोगे तो क्या बनती है बेटा, बताना बताना क्या बनती है, जल्दी बताओ, अमोनिया। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, फटाफट से नाम बताओ इस रिएक्शन का, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी से बताओ। ये भी एक बढ़िया रिएक्शन होती है। इसका डेल्टा H होता है इतना, बोलो जल्दी फटाफट। हाइड्रोजन N2 के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना देता है। नाम क्या है इस प्रोसेस का, जल्दी। तो इस प्रोसेस का नाम होता है बच्चा हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में इसी तरीके से हम क्या बनाते हैं, इसी तरीके से हम अमोनिया बनाते हैं। आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, कुछ 673 केल्विन के अराउंड टेम्परेचर और 200 एटीएम प्रेशर। हाई टेम्परेचर प्रेशर पर आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज करके हम क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं। नेक्स्ट क्या करता है हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स बना सकता है। अगला क्या करता है बेटा, हाइड्राइड्स बना सकता है। तो बहुत हाई टेम्परेचर पर अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाती है, हाइड्राइड्स बनाती है। कैसी हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स बनाती है। ओके, तो क्या कर सकता है, मेटल्स लाइक अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स क्या करते हैं, कंबाइन विद हाइड्रोजन, कंबाइन विद H2 टू फॉर्म हाइड्राइड्स। क्या बनाते हैं, तो ये H2 के साथ कंबाइन करके MH बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा, MH बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। ओके, ठीक है। ओके बच्चा, बहुत सारे जो है क्या कर सकता है, मेटल आयंस को रिड्यूस भी कर सकता है, बहुत सारे मेटल आयंस को रिड्यूस भी कर सकता है। जैसे H+ को अगर ट्रीट करो Pd2+ के साथ, है ना, बहुत सारे मेटल आयंस का रिडक्शन भी ये कर सकता है। ठीक है, आपके जो मेटल आयन है उसको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा सकता है ना। तो क्या कर सकता है, खुद
H2 से H+ में चला जाएगा और इसको PD में पहुंचा देगा। तो हाइड्रोजन मेटल्स का रिडक्शन कर देता है, रिडक्शन कर देता है। अब ये किस बात पर डिपेंड करेगा, किस मेटल को रिड्यूस करेगा, किसको नहीं करेगा? तो इसका जवाब कौन देगा बेटा? तो इसका जवाब देगी आपकी एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज, सोडियम पोटेशियम वाली जो एक्टिविटी सीरीज है ना, उसमें बताएगा रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो मेटल्स जो है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है ना, उनको तो ये रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जिनका है ना क्या होगा, इससे कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल, उनको बच्चा ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। उनको ये क्या कर देगा बच्चा, रिड्यूस कर देगा। और भी बहुत सारी रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है, जैसे कि जितने भी आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है ना, इनको निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करके हम सैचुरेटेड बना लेते हैं, है ना। वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं हम हाइड्रोजनेशन करके हाइड्रोजन को ऐड करके, ठीक है। तो हम तेल को घी में बदल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, है ना, हाइड्रोजन को ऐड करके। बहुत सारी जो है रिएक्शंस हो सकती है, ठीक है। ये जो है और भी यूज होता है, कहाँ यूज होता है बच्चा, बहुत सारे केमिकल्स बनाने के काम आता है। देखो इसके यूजेस की बात करूं तो सबसे पहला यूज तो इसका यही है, ठीक है, वेजिटेबल है ना, फैट्स का हाइड्रोजनेशन करता है लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट ये जो है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के काम आता है, ठीक है। सेकंड ये सिन गैस है ना, सिन गैस में प्रेजेंट होता है और उसका यूज होता है, ठीक है। सिन गैस के सभी यूजेस में हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। थर्ड बच्चा, ठीक है, हाइड्रोजन आपका क्या कर सकता है, हाइड्रोजन आपके बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। ये CH3OH मिथेनॉल बना सकता है। क्या बना सकता है, तो ये मिथेनॉल बना सकता है कैटलिस्ट को यूज करके। मेटल हाइड्राइड्स बना सकता है, क्लोराइड्स बना सकता है, बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। इसको हम एज ए कोबाल्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। ये HCl बना सकता है जो कि एक, ठीक है, एक केमिकल है जिसको इंडस्ट्रीज में हम बहुत यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में बहुत यूज करते हैं इसको, ठीक है। अमोनिया गैस की प्रिपरेशन में यूज होता है। अमोनिया गैस हमारी फर्टिलाइजर्स में, ठीक है, डिकम्पोजिशन में बहुत इस्तेमाल होती है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में, ठीक है, उसका रोल है वहां पर। तो बहुत सारे यूज है, ओके। फ्यूल सेल में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको यूज किया जाता है फ्यूल सेल में। इट इज यूज्ड इन फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना। फ्यूल सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ओके बच्चा, ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं इसको, ठीक है, बहुत सारे जो है इसके क्या है यूजेस हैं, बहुत सारे क्या है बच्चा इसके यूजेस हैं, है ना, ट्रिमेंडस यूजेस हैं, हम गिन भी नहीं सकते, इतने यूजेस हैं। अब अगला सवाल आता है, हाइड्राइड्स कितने तरीके की होती है? तो बेटा आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक, तीनों तरीके की हाइड्राइड्स हो सकती है। आयनिक हाइड्राइड्स भी हो सकती है, कोवलेंट हाइड्राइड्स भी हो सकती है और मेटालिक हाइड्राइड्स भी हो सकती है, ओके। आयनिक सलाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है, और जो है कोवलेंट मॉलिक्यूलर भी, और मेटालिक नॉन स्टिशोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी इनको कहा जा सकता है, ओके। अब सबसे पहले सवाल आता है, ठीक है, किसके बारे में, आयनिक हैलाइड्स के बारे में। सबसे पहला सवाल आता है बच्चा आयनिक हैलाइड्स के बारे में, ठीक है। तो ये कैसी होती है, पहली बात तो किसकी होती है, तो अल्कली मेटल्स की और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो हाइड्राइड्स होती है वो आयनिक होती है, ओके। तो सबसे पहली बात अगर हम करें आयनिक और
सलाइन हाइड्राइड्स की, आयनिक और सलाइन हाइड्राइड्स की बात करें बेटा तो इस कैटेगरी में हमारे पास आता है कौन, अल्कली मेटल्स, NaH, LiH, KH, ये सभी आयनिक होती है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स में हमारे पास क्या क्या है, जैसे कि BeH2, MgH2 है ना, CaH2, ठीक है, BaH2, ये सब बच्चा अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो हाइड्राइड्स है ये भी आयनिक होती है, ठीक है। क्रिस्टलाइन होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, नॉन कंडक्टिंग होती है। क्रिस्टलाइन है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है, नॉन वोलेटाइल होती है ना, वाष्प में वाष्पशील नहीं होती, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती है ना, चालकता है ना, कुचालक होती है, कुचालक होती है, ठीक है, अवाष्पशील होती है बेटा ये हाइड्राइड्स, ओके, ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनका पाया जाता है। लेकिन अगर मोल्टन स्टेट में ले ली जाए, अगर बेटा किस में ले ली जाए, अगर मोल्टन स्टेट में ले ली जाए, अगर तरल अवस्था में ले ली जाए, अगर इनको मोल्टन स्टेट में ले लिया जाए, तरल अवस्था में ले लिया जाए, तो फिर बेटा ये कैसी होती है, तो तरल अवस्था में ये कंडक्टर के तरीके से बिहेव करने लगती है, तरल अवस्था में कंडक्टर के तरीके से बच्चा क्या करने लगती है, बिहेव करने लगती है, ठीक है, ओके, समझ में आ गई, बोलो जल्दी। जैसे कि आपका पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट कर देती है, फॉर एग्जाम्पल NaH, वाटर के साथ इंटरैक्ट करोगे NaOH बना देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस, तो वॉयलेंट होती है, ठीक है, वाटर के साथ इंटरैक्ट करती है, ओके, ठीक है। लिथियम की जो हाइड्राइड होती है वो अनरिएक्टिव होती है, लिथियम की जो हाइड्राइड्स होती है बच्चा वो अनरिएक्टिव होती है। अगर आप LiH को ट्रीट करोगे ना B2H6 के साथ, मानो आपने ट्रीट कर दिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पर LiBH4 देखने को मिल जाएगा। अनरिएक्टिव हाइड्राइड्स होती है लिथियम की, ठीक है, अनरिएक्टिव होती है, इनर्ट होती है, एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, Li+ और H- वहां पर स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हेलाइड्स, अगली आती है बच्चा कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हेलाइड्स। अब ये कौन सी होंगी, ये कौन सी होगी बेटा, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स कौन सी होंगी, तो अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाली आयनिक होती है तो इसका मतलब 13, 14, 15, 16, 17 है ना, इनकी सबकी जो होगी वो कोवलेंट होगी, इनकी सबकी जो होगी वो कोवलेंट होगी बेटा, है ना। अगर वो आयनिक है, वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, तो जहां कोवलेंट बॉन्ड बनते होंगे वो सब कोवलेंट होंगी, वो सब कोवलेंट होंगी, जैसे कि आपकी CH4, जैसे कि आपकी NH3, जैसे कि आपकी H2O, जैसे कि आपकी HF, ये सब आपकी क्या होगी, कोवलेंट होंगी। ये सब क्या होंगी बच्चा, ये सब आपकी कोवलेंट होती है, ये सब कोवलेंट होंगी, वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं ये सब वाष्पशील होते हैं, ये सब वाष्पशील होंगी, कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे, ये सब क्या होंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे। लेकिन यहां पर भी हमारे पास क्या होंगी, 3 कैटेगरीज की आएंगी, एक आएंगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक आएंगी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी उतने हैं उनके पास, और एक होती है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, एक होगी बेटा
जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 कैटेगरीज में मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज में हम क्या कर सकते हैं, इनको बच्चा डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी जहां पर होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी जहां पर होंगी वो कौन सी होंगी, तो ग्रुप 13 की होंगी बेटा। ग्रुप 13 वाली जैसे कि B2H6, ग्रुप 13 की जो हाइड्राइड्स होगी ये सब इलेक्ट्रॉन की कमी वाली होंगी, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली होगी। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन सी होंगी, जैसे कि CH4, ग्रुप 14 वाली, ग्रुप 14 वाली जो है बच्चा वो कैसी होंगी, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होंगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी होंगी, तो 15 से 17 वाली इलेक्ट्रॉन रिच होंगी। क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन रिच होंगी। ठीक है, चलो देखते हैं। B2H6 में हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, तो ब्रिज बॉन्डिंग होती है, ब्रिज बॉन्डिंग होती है ना, क्या करने के लिए, टू कंप्लीट ऑक्टेट। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इसीलिए तो ब्रिज बॉन्डिंग हुई, इसीलिए तो, है ना, ब्रिजिंग हुई। ओके, CH4 में तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अमोनिया की तरफ, वाटर की तरफ, HF की तरफ। अगर इनकी बात करूं तो नाइट्रोजन तो बेटा ये भी तो एक हाइड्राइड ही है, लेकिन इसके पास तो लॉन पेयर है। ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है ना। HF के पास भी, फ्लोरीन के पास क्या होंगे, अपने लॉन पेयर्स होंगे। इसका मतलब जो 15, 16 और 17 की जो हाइड्राइड्स है बच्चा, वो किसका काम कर सकती है, लुईस बेसिस का काम कर सकती है। उनके पास लॉन पेयर है डोनेशन के लिए, उनके पास क्या है बच्चा, लॉन पेयर है डोनेशन के लिए। बोलो जल्दी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब देखो, जो आपकी NH3 है, H2O है और HF है ना, एक्सपेक्टेड तो क्या था कि इनके जो ग्रुप मेंबर्स हैं अपने ग्रुप मेंबर हाइड्राइड्स के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। उम्मीद तो इस चीज की थी, है ना, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो मास इंक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। लेकिन एक चीज के बारे में आप जानते हो, और वो चीज क्या है, जिस चीज के बारे में आप जानते हो वो चीज क्या है बच्चा, वो चीज है क्या, तो वो चीज है बच्चा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो चीज क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के कंपैरिजन में हायर बॉइलिंग पॉइंट दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे, हायर बॉइलिंग पॉइंट दर्शाएंगे। तो अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के कंपैरिजन में, ठीक है, तो NH3, H2O और आपका HF, तो हायर बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शनल बिहेवियर, जो एक्सपेक्ट किया था उससे कुछ अलग देखने को मिलेगा। एक्सेप्शनल बिहेवियर बिकॉज ऑफ व्हाट, तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये यहां पर क्या कर लेते हैं, ऐसे एसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे एसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं,
एसोसिएशन में एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहते हैं बच्चा। तो फिर इनके केस में क्या देखने को मिलता है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए और इनको क्या करने के लिए, बॉयल ऑफ करने के लिए। तो हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चा देखने को मिलेगा। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जो हाइड्राइड्स है, डी एंड एफ ब्लॉक हाइड्राइड जो होती है, ठीक है, वो होती है मेटालिक हाइड्राइड्स, वो होती है मेटालिक हाइड्राइड्स। डी और एफ ब्लॉक के जो मेटल्स बनाते हैं 7, 8 और 9, इन ग्रुप के मेटल्स, इन ग्रुप के मेटल्स हाइड्राइड्स नहीं बनाते। डी ब्लॉक आपका कहां से कहां तक होता है, तो 3 से 12 होता है डी ब्लॉक, ठीक है। और जहां पर 7 से 9 जो है वो क्या नहीं बनाते बच्चा, हाइड्राइड्स नहीं बनाते। और जो ग्रुप 6 है उसमें सिर्फ क्रोमियम बनाता है। ग्रुप 6 में ओनली CrH मिलती है। कौन सी मिलती है, CrH। ओके बेटा, ठीक है, बाकी सब जो है वो हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या है कहानी इनकी, ठीक है, तो इनकी कहानी कुछ ऐसी है बच्चा, ठीक है, कि यहाँ पर हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, एड्सॉर्प्शन देखने, अलग अलग जो है ना स्टोरीज आई। पहले स्टोरी क्या आई थी कि इंटरस्टिशियल साइट पर होता है, पहले स्टोरी ये आई थी कि वो जो भी मेटल है उसका अपना क्रिस्टल है और जो बीच बीच में खाली जगह है वहां पर जाकर हाइड्रोजन फिक्स हो जाता है, तो इंटरस्टिशियल साइट्स पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। पहले तो स्टोरी ये आई, ठीक है। फिर स्टोरी आई, फिर थ्योरी आई कि जो प्लैटिनम पैलेडियम है, पीटीपीडी है, वो सरफेस पर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सरफेस पर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, सरफेस पर क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद स्टोरी ये आई, ठीक है। तो लेकिन जो आपका पैलेडियम प्लैटिनम है, ठीक है, उनके पास जो है बहुत ज्यादा सोर्स होता है हाइड्रोजन के एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। ओके, ओके, अब सवाल आता है कि क्या pH5 एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट। इसके बाद इसमें जो है वाटर का और है इसी चैप्टर में, ठीक है, वाटर के बारे में डिस्कशन है, उसमें फिर हार्डनेस ऑफ वाटर है आगे आपका, ठीक है, एक्सट्रैक्शन है, वाटर का स्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उसको मैं एक और जो है क्लास में जो है कवर अप करूंगी। ओके, आज के भी ये सारा डिस्कस किया है हाइड्राइड्स और ये सब प्रॉपर्टीज। फिर जो वाटर वाला सेक्शन है परमानेंट हार्डनेस का, ठीक है, वाटर का बहुत सारा, वाटर से रिलेटेड भी बहुत कुछ है इस चैप्टर में, तो वो मैं एक और जो है सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिससे कि नेक्स्ट कल की क्लास में। ओके बेटा, ठीक है। अब एक जो है सवाल बनता है यहाँ से, pH5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, कारण बताओ क्या होगा, pH5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, What is the reason why pH5 doesn't exist? देखो बेटा, ये जो HH है ना, ठीक है, ये इसको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है, इसीलिए ये जो PH3 और H2 के बीच में कॉम्बिनेशन है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। फॉस्फोरस +3+5 दिखाता है लेकिन pH5 नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि क्या नहीं होता, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है हाइड्रोजन का, ठीक है, और जो इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यू है और जो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी था, ये दोनों एनर्जीज जो है फेवर नहीं करती pH5 के फॉर्मेशन को, ये दोनों एनर्जीज pH5 के फॉर्मेशन को फेवर नहीं करती। एक और तरीके से समझाऊं, देखो बेटा, फास्फोरस जो है वो 3s2 3p5 होगा, यही होगा,
NH2 NP3 होगा, सॉरी NH2 NP3 होगा, 3S2 3P3। पता है क्या होता है, ये 3S है और ये 3P3 है ना। अगर आपको 5 बॉन्ड बनाने हैं तो आपको क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां एक्साइट करना होगा, और 5 जो है आपको 1 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल चाहिए, तभी वहां पे बॉन्डिंग हो सकती है, तभी H आके वहां पर जो है बॉन्ड बना सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक्साइटेशन करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन की, और ये जो ऐसा एक्साइटेशन होता है ना इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स तो करा पाते हैं क्योंकि उनकी खींचने की टेंडेंसी बहुत होती है, तो वो खींच लेते हैं, खींचने की वजह से इस डिस्टेंस को, एनर्जी गैप को कम कर देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन ऐसा एक्साइटेशन नहीं करा पाता है, इसीलिए ड्रैगो कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट आता है कि ग्रुप जो 13 है ना, जो आपका ग्रुप 13 है, ये फास्फोरस है, तो इसके इधर इधर पीरियोडिक टेबल में अगर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कराओगे, हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो नहीं बनते हैं, है ना। फास्फोरस के नीचे इधर कारण क्या आता है कि वहां पर बॉन्ड बनाने के लिए ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना पड़ेगा जब आप बॉन्डिंग करोगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है, एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन का होगा ही नहीं। जब तक ये अनपेयर्ड नहीं होंगे सारे, तब तक जो है हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, मिक्सिंग नहीं होगी ऑर्बिटल्स की। और इसको कराने के लिए, ठीक है, इसको कराने के लिए, ठीक है, यहाँ पर उतना जो है आपका हाइड्रोजन की कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा पाता, इसी वजह से ये बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो आपसे पूछा जाए तो ये एनर्जी कंसिडरेशंस की वजह से pH5 नहीं बनता है, वो एक ड्रैगो कंपाउंड है, वो एक ड्रैगो कंपाउंड है, ठीक है। तो ये pH5 नहीं एग्जिस्ट करेगा, और जितने भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेंगे ग्रुप 13 फास्फोरस से इस तरफ, उन सब में किसी में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, किसी में हाइब्रिडाइजेशन। pH3 भी बनेगा तो डायरेक्ट ये तीनों के साथ बॉन्डिंग होगी, कोई मिक्सिंग नहीं होगी, उसके अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। इसीलिए pH3 में किसी भी बुक में उठा के देखना 90 डिग्री का एंगल मिलता है, हाइब्रिडाइजेशन होगी, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, sp3 होगा तो 109 आएगा ना, उसमें 90 होता है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 पे होंगे, तो p ऑर्बिटल्स में है, जिस भी ऑर्बिटल में 90 डिग्री पे है तो बच्चा p में ही है ना, p में ही है ना ये यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर क्या नहीं हो पाता है, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा इनके बीच में आपस में ये 90 पर थे तो बॉन्ड एंगल इसलिए 90 आता है, जितने भी ड्रैगो है 90 के आसपास ही एंगल आएगा। हाइब्रिडाइजेशन ना होने की वजह से, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से वहां पर आपका क्या नहीं हो पाता, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाती, और बॉन्ड एंगल आपका 90 से ऊपर नहीं जा पाता। क्लियर हो गई बातें? जल्दी बता दो मुझे फटाफट से, मजा आया? ठीक है, तो ये टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया था, छोटा सा चैप्टर है, 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। आज डिस्कस कर दिया, कल में इसको मैं फिनिश कर दूंगी, वाइंड अप। ओके बच्चा, 1-2 सवाल यहाँ से बन सकते हैं बिल्कुल, कई बार एग्जामिनर डाल भी देता है और कई बार नहीं भी डालता है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो हमें सब कुछ ही है ना, हमें तो पढ़ना तो सब कुछ ही है। तो फटाफट से मुझे बता दो, मजा आया? एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए अपना फोन उठाए, प्ले स्टोर में जाए, टाइप करें एग्जामपुर, लोगों के साथ आपको नजर आएगा, उसको वहां से इंस्टॉल करें, अपने आप को रजिस्टर करें और एप्लीकेशन परिवार का हिस्सा आप बन पाएंगे। फटाफट मुझे बताओ, मजा आया हाइड्रोजन को पढ़ने में? ठीक है, धुआंधार था टॉपिक, जल्दी बता दो फटाफट से। चलिए, तो इसके साथ ही अब मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, टाटा बाय बाय।